नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया गया। 2023 विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा जमकर उठा। प्रदेश में सरकार बदली और कुछ जिलों में इसे लेकर कार्रवाई की आवाजें भी उठने लगी। कुछ जिलों में प्रशासनिक जांच की बातें भी निकलकर सामने आई। तो वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार से सीधे सवाल कर रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रश्न लगने के बाद ये नींद से जागे हैं। इस मामले में आरटीआई लगाई गई है, उसमें रोहिंग्या नाम का शब्द नहीं है। विभाग ने उत्तर दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। चुनाव के समय रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात होती है। अब सत्ता में आ गए हैं तो 1 साल तक कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। बीजेपी लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि चुनाव से इन विषयों का कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध सुरक्षा से है। संदेहियों को पकड़ा जा रहा है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। कई लोग जेल में भी हैं। बस्तर, कोंडागांव, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोदा बाजार, कवर्धा में भी कार्रवाई हुई है। जो लोग भागते हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है। जिसे रहना है वो डिक्लेयर करके रहे, पुलिस को बताकर रहे, पुलिस के ऐप पर जानकारी देकर रहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। ये प्रश्न लगने के बाद ये लोग नींद से जागे हैं। नहीं तो विधानसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया आ गए हैं, रोहिंग्या आ गया है, रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। अभी आपने झारखंड में देखा कि वहाँ घुसपैठिया आ गए हैं और ये बात प्रधानमंत्री ने कही चुनावी मंच से। और जब इनकी सरकार बने 1 साल हो गया है तो कितने रोहिंग्या को, कितने घुसपैठिए को ये आइडेंटिफाई किए हैं और उस पर खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार भी लगाया और उसमें तो रोहिंग्या नाम का कोई शब्द ही नहीं। और उसमें मेरे उत्तर में भी उन्होंने जानकारी एकत्रित की जा रही है, जबकि मुझे पता चला है कि बहुत सारे एसपी उत्तर भेज चुके हैं। लेकिन फिर भी विभाग के द्वारा जो उत्तर आया उसमें यही है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। चुनाव समय आता है तब ये रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात करते हैं और जब सत्ता में आ गए तो 1 साल तक के ये लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। तो ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। बताने का मतलब केवल ये है कि राजनीतिक मुद्दा है और इससे भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। लोगों के भावनाओं को भड़काने के लिए उपयोग किया जा रहा है। कौन सा चुनाव है भाई, कोई बताए मेरे को अभी? अरे भाई ये देखिए, ऐसे तो हमेशा चुनाव चलता है तो ना बोला जाए कभी कोई बात। और सुनिए, मैं एक बात बताऊं, चुनाव से इन विषयों का कोई लेन देन नहीं। इन विषयों का संबंध सुरक्षा से है। इस पर पूरा ध्यान देकर काम किया जाएगा। और विशेष तौर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, संदेही लोग, वो लोग जो अपनी पहचान छुपाते हैं, इन पर इनको स्कैन भी किया जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है। और वो कुछ लोग जब उनको प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, जेल में है। कोंडागांव से काफी लोग जेल में हैं, अभी बस्तर से भी हुए हैं, बालोदा बाजार में भी हुआ है, बालोद में भी हुआ है, दुर्ग में भी कार्रवाइयां हुई हैं, कवर्धा में भी कार्रवाई हुई, राजनांदगांव में कार्रवाइयां हुई। ये लोग भागते भी हैं, बाद में कुछ पकड़े भी जा रहे हैं। इनकी पूरी जांच की जाएगी। जिलों से जानकारियां निरंक है वाला मामला नहीं है। अभी तो जांच है भाई। एक व्यक्ति पकड़ा गया, सुनिए मैं आपको थोड़ा स्पष्टता करूं इसमें। एक व्यक्ति पकड़ा गया, उस व्यक्ति के पकड़े जाने पर वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर सारी बातें। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान हैं। अनिल सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व देवेंद्र पांडे हमारे साथ हैं। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। पांडे जी, आप ही के साथ साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की। अब आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि आरोप पहले हमारे ऊपर लगाते थे, अब सत्ता में आ गए तो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा सर इस पर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता ने काम करने के लिए बनाई है और उस पर खरे उतरते हुए हमने पूर्णतः इस पर काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, 350 से अधिक लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, 500 से अधिक लोगों को वापस भेजा गया एनआईए के पास जांच करने के लिए। 46 से ज्यादा संख्या में, अभी 20 भिलाई के मिला लेंगे तो 67 लोग जो बांग्लादेश के हैं और यहाँ आकर बस गए थे रोहिंग्या, उनको जेल की हवा खिलाई जा रही है और निश्चित तौर पर इन सभी को इनके देश वापस भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ और भारत देश की संप्रभुता से कोई खिलवाड़ करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की जनता किसी को कदापि बर्दाश्त नहीं है। और पूर्व का जो ये बोल रहे हैं कि ढिंडोरा पीटते थे, तो आप मुझे इनसे पूछकर बता दीजिएगा कि महामाया पहाड़ पर अंबिकापुर में इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने जहां खुद स्वीकारा था कि हाँ वहां से बाहर से आकर शरणार्थी बस गए हैं, उनका इन्होंने क्या करा? कोई कार्रवाई अंतिम तक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर वहां पर कार्रवाई चालू हुई है। ठीक है, पहला रिएक्शन अनिल सिंह चौहान जी आपका। अब इस मुद्दे पर खूब आप रिएक्शन दे रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन बीजेपी तो कहती रही ना कि जब आप रहे सत्ता में तब आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, अब हम कम से कम ले रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर मसला है। देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ आकर कहा, जिस जिले में उन्होंने भाषण दिया, कहा कि 10,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान यहां आकर रह रहे हैं बांग्लादेश से। लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में ताकि वोट लिए जा सके। भाइयों बहनों, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो वो दल से ऊपर होता है, चाहे वो चुनावी रैली ही क्यों ना हो। और देश का प्रधानमंत्री जब ये कहे कि हजारों लाखों की संख्या में विदेशी आकर इस प्रदेश में रह रहे हैं और 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री इस छत्तीसगढ़ सरकार के और गृह मंत्री कहें कि हमारे पास अभी जानकारी एकत्रित हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री की बात या तो झूठी थी या तो छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार है वो उसको संजीदगी से नहीं ले रही है, या तो वोट की राजनीति हुई है। 3 ही विकल्प है। अगर ये 2-4 नाम बताते हैं कि यहां कुछ लोग खदेड़े गए, वहां थे 2-4 लोग, तो ये संतोषप्रद जवाब नहीं है। हर सरकार में ऐसे आंकड़े मिल जाएंगे आपको कि कुछ लोगों को अवैध रूप से रहते पाया गया, उनको खदेड़ा गया या उनकी जांच की गई, उनको भगाया गया, जेल भेजा गया। ये तो हर जगह होता है, हर जिलों में होता है। लेकिन यहां समस्या इस बात की है कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों से छत्तीसगढ़ की शांत कानून व्यवस्था में ये जहर घोलने का काम किया कि हजारों लाखों की संख्या में यहां रोहिंग्या है और खोज साहब आप 500 नहीं पा रहे हो। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 200 रोहिंग्या की लिस्ट नहीं है इनके पास। ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो रोहिंग्या मुसलमान, हिंदू ईसाई, ये बेरोजगारी, महंगाई, देश पर लद रहा कर्जा, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत, गैस, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, यहां आईएसआई आ गई, यहां पाकिस्तान आ गया। विजय शर्मा जी ने तो अपनी सरकार के बाद कहा कि गौसेवक की हत्या हुई है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, उन्हीं के गृह जिले में। अब आज तक कुछ बता नहीं पाए कौन सा पाकिस्तानी आके मार दिया। तो ये देखिए बहुत चिंता का विषय है। इस तरह की सनसनी जब देश का प्रधानमंत्री पैदा करने लगे, सत्ताधारी दल पैदा करने लगे, तो इससे एक पैनिक होता है वातावरण, एक संदेह का वातावरण पैदा होता है। देश में ईडी, आईटी, सीबीआई सब इनकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ऐसी एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के पास, लाखों की संख्या में हमारे सैनिक, सेना के जवान। उसके बाद ये कहते हैं कि भाजपा, यहां कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, इसलिए यहां घुसपैठिए आ गए। तो आप केंद्र में, तो आप सरकार में थे, आप क्या कर रहे थे? और अब तो डबल इंजन में हैं आप, तो अब आप कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जवाब तो वहां से निरंक आ गया है। पर आप सम्माननीय विधानसभा सदन को भी गुमराह करने के चक्कर में कह रहे हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का असली सच है कि ये जबरदस्ती पैनिक करके वातावरण को, यहां मुसलमान बुरा, यहां ईसाई बुरा, यहां हिंदू बुरा, कैसे इनके बीच भेद डाला जाए और कैसे वोट की राजनीति की जाए। सिर्फ भाजपा इस पे फोकस करती है, क्योंकि ये जो बेसिक मुद्दे हैं राजनीति के, स्वस्थ लोकतंत्र के, उनसे जनता का ध्यान इनको भटकाना। ठीक है, देवेंद्र पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या तथ्य हैं, किस प्रकार से हम बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी जिसमें इन्होंने धड़ल्ले से यहाँ बाहरी लोगों को बसाया। यहाँ एक तरफ ये छत्तीसगढ़वाद और छत्तीसगढ़िया की
झुनझुना बजाते रहे और दूसरी ओर में रोहिंग्या और अनेक अनेक लोगों को यहाँ बसाने का काम करते रहे। और आज ये कह रहे किसी भी सरकार में आंकड़े मिल जाएंगे। जब आपको ये जानकारी हो कि बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में भी आप जाके देखें, वहां से 500-500 लोग को खदेड़ा जा रहा है, कोंडागांव से 350 लोग को खदेड़ा जा रहा है, तो आप जब प्रदेश स्तर की संख्या देखें तो हजारों में पहुंच जाती है। अभी भी इनके कई लोग जेल में हैं और जिन लोगों का इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाया है, राशन कार्ड बनवाया है, उनकी भी पुनः जांच होगी और सब तथ्य सामने आएगा। ये यहाँ बैठकर अपना सूडो सेकुलरिज्म का जो चोला कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता ओढ़ कर रखते हैं, सिर्फ उसी को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता ने पिछले 5 वर्षों में देखा कि किस प्रकार से एक विशेष समुदाय को इनकी सरकार का संरक्षण प्राप्त था। रायपुर राजधानी के महापौर के भतीजे का 5 रुपए का चालान काटते थे ये, क्यों? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से है और उनको इनका संरक्षण प्राप्त था इनकी सरकार का। और आज ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत के बीच, जनता के बीच में घोलने वाली अगर कोई सरकार थी तो भूपेश बघेल जी की सरकार थी। आज इस रोहिंग्या मुसलमान जो घुस रहे हैं, जो हमारे देश का दाना जो किसी गरीब का था उसे हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर खदेड़ने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखें ये जांच के निर्देश, ये रोहिंग्या शरणार्थी मामले की हो एनआईए से जांच, इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने कहे। कब कहा? 13 जुलाई को महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थी बसने को गंभीर बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई उसमें हमारी सरकार बनने के बाद हुई। मतलब आप सोचिए 2021। ठीक है सर। देवेंद्र पांडे जी, मेरे 2 पॉइंट हैं, उन पर बस संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं। एक तो ये कि आप एक तरफ दावा ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में उन लोगों को बसाया, तो फिर सरकार में आती आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर इतनी जानकारी, इतना इनपुट पहले से था, तो फिर अब ये क्यों कहा जा रहा है कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है? दूसरा ये कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, सुरक्षा का मुद्दा है, तो चुनाव के समय पर इस मुद्दे को क्यों उठाती है फिर आपकी पार्टी? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार बनी है, चरणबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को किया जाता है। तो इस प्रकार की जहां की भी सूचना जानकारी जिस प्रकार से हमको मिल रही है, उस पे पुलिस विभाग द्वारा और जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और ये देश की सुरक्षा का मामला है और इसे यहाँ किनका संरक्षण प्राप्त था, देश की सुरक्षा से समझौता किन लोगों ने किया है, इसकी जानकारी देना प्रदेश की जनता और देश की जनता को हम महत्वपूर्ण समझते थे और समझते हैं। इसी के आधार पर हमने उस चीज को बताया लोगों को, और लोगों को उस चीज पर भरोसा था, क्योंकि लोग जो खुद यहाँ रहते हैं उन्होंने अपनी आंख से देखा था। इसी का नतीजा है कि आज जिस सरकार के पास 70 विधायक थे, आज वो विपक्ष में बैठी है। 90 सीट की विधानसभा में 70 विधायक होने के बाद 5 साल में ये हाल कर दिया कि आज विपक्ष में बैठना पड़ गया उनको। ठीक है सर। चौहान साहब, सवाल यह है कि आपकी बात तो जनता तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन बीजेपी ने अपनी बात जनता तक पहुंचाई और इसलिए शायद आप आज विपक्ष में हैं। ये दावा है इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का, और ये पुख्ता तौर पर दावा पेश कर रही है बीजेपी। देखिए साहब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हमारे अनुज यहां कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, जिसका बांग्लादेश की सीमा कहीं से टच नहीं होती, वहां बांग्लादेशियों को लाकर बसाया गया। तो केंद्र में तो इनकी सरकार है 2014 से, और जब 18 से 23 हमारी सरकार थी, उस समय भी इनकी सरकार थी। तो क्या ये इस संघीय व्यवस्था में ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार फेल होती है और राज्य सरकारें चाहें तो विदेश से सीधे उड़ा के ले आए और बसा दें अपने प्रदेश में? कुछ भी बयानबाजी, कुछ भी बातें, तो ये सीधे सीधे केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार की गुप्तचर संस्थाएं फेल थी, हमारी केंद्र सरकार फेल थी, हमारी आर्मी जो बॉर्डर पर है वो फेल थी, और केंद्र की सरकार ने चुपचाप छत्तीसगढ़ सरकार को कहा कि साहब आप बसाते रहो। देश का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की पावन माटी पर खड़ा होकर झूठ पे झूठ बोल रहा है कि हमारे पास 10,000 का आंकड़ा है, हम बताएंगे, सरकार जैसे ही यहां आएगी इनको एक एक करके भगाएंगे और आपको दिखाएंगे। आप बताइए कहां है ये? लिस्ट बताने को तैयार नहीं है। अरे टीएस सिंहदेव जी ने कहा उस पर कार्रवाई हो, निर्देश दिए, कार्रवाई हुई कि कुछ लोग हैं वहां जो संदिग्ध हैं। तो आपको अगर कहीं संदिग्ध लग रहा है, आप तो कह रहे थे 10,000 एक एक जिले में हैं,
यहां तक कहा गया, कवर्धा जिले में अकेले दावा किया गया कि 10 से 50 हजार की संख्या में रोहिंग्या हैं। बड़ी संख्या में, लाखों संख्या में छत्तीसगढ़ में है, और 100 लोगों की लिस्ट नहीं है आपके पास। खदेड़ दिया गया, एक बयात आती है और गृह मंत्री सदन में बोलते हैं कि आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं एक साल में। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से देश को गुमराह करे, भैंस मुजरे और ये रोहिंग्या और ये विदेशी और कोई बीच का स्टेट जो हार्ट स्टेट है, जिसकी पूरी चारों तरफ से सीमाएं कहीं भी विदेश से टच नहीं होती, वो कह रहे हैं कि वो विदेशों से लाके बसा लिए। ठीक है, मतलब सोचिए कितनी हास्यास्पद और दुखद बातें ये कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसके पहले जब रमन सिंह जी की सरकार थी, खूब चर्च बने, सारी चीजें हुई, और इन्होंने हिंदू ईसाई का प्रोपेगेंडा बनाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, मुश्किल से 3% अल्पसंख्यक है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस को अगर वोट की राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति करनी होती तो 97% जनता को नाराज नहीं किया जाता। एक्चुअली बात यह है कि क्या कोई 3% या 1% है, उसके संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, उसको मारने और काटने और कटेंगे बटेंगे का नारा दिया जाए। समस्या इस बात की है कि उनकी रक्षा कौन करेगा। संविधान का भी जो एक मूलभूत ढांचा है कि हर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा, उसका भरण पोषण भी होना चाहिए, उसका क्या होगा। तो देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है कि 2.5-3% के लिए सबको नाराज कर देती या उन्हीं 3% लोगों के वोट लेके 71 सीटें पा गई। ये जो भ्रम भाजपा डालने का प्रयास करती है, एंटी हिंदू कांग्रेस को बताने का प्रयास करती है, उसको आज हिंदू समाज ही नहीं, पूरे देश के वो लोग जो चाहते हैं कि इस देश में एका रहे, सब लोग भाईचारे और प्रेम से रहें, उस सत्य को सब समझ चुके हैं कि भाजपा का ये प्रोपेगेंडा बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है कि 97% वोट को कोई नाराज नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी हर प्रकार से अपने आईटी और सेल और दुनियादारी के माध्यम से प्रोपेगेंडा, अफवाहों का बाजार, दो धनिकों का धन और सारे संसाधन, ईडी, आईटी, सीबीआई, भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप, एक कांग्रेस नेता को 1 साल में जेल नहीं भेज पाए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, 2-3 अधिकारी कर्मचारी को जेल भेज के कांग्रेस भ्रष्ट थी। अरे साहब, आपके जहां जहां सरकारें हैं वहां तो छापेमारी तक नहीं होती, कोई ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं घुसती। अभी आपकी विष्णुदेव सरकार ने बयान किया सीबीआई को, हमने जब कहा तब प्रोपेगेंडा हुआ। तो ये देखिए, ये एजेंसियों और 2-3 धनिकों के धन के, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं और लोकतंत्र को जवाब ले लेते हैं। पांडे जी जवाब भी देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देवेंद्र पांडे जी, देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, तो उस पे मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये जो रोहिंग्या का यहाँ पर माइग्रेशन चालू हुआ वो 1970 से हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि 2012 में हुई थी जब इनकी सरकार थी। आप दिल्ली और समूचे देश में देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर इन्होंने शरणार्थी के तौर पर उनको बसाया, जिसे केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद से ही चरणबद्ध तरीके से उनको उनके देश वापस भेजने का काम किया जा रहा है। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी इतने बड़े चैनल पर बैठकर। सभी ने देखा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के विरोध पे इतने वकील खड़े किए। राम मंदिर और भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले लोग जब चुनाव के चलते और इस लोकतंत्र की शक्ति, इस देश की जनता की शक्ति को देखने के बाद आज हिंदुत्व की बात करने के लिए विवश है, तो इसको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैं इस देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूं। इन्होंने जिस प्रकार से ये कहते हैं कि एजेंसियों का यहाँ दुरुपयोग, अभी भी भाई कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में ही कार्रवाई हो रही है। आप शराब घोटाले में देख लीजिए, फिर रेड होता है, आपके महापौर हैं, उनके भाई हैं अंदर। आपने जिनको अपनी सरकार में इन्होंने मुख्य सचिव जैसे पद पे नवाज के रखा था, वो सभी हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर नामजद एफआईआर है, कोई ठिकाना नहीं आने वाले समय में कोर्ट का क्या निर्देश आ जाए। तो इस प्रकार से इतने बड़े चैनल पर बैठकर जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के टूल किट का हिस्सा मात्र है, और ये कहीं ना कहीं इस तौर पे रोहिंग्याओं का और इस देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई चीजें नहीं थी। अगर थी तो इनको स्वीकार करते हुए उसको बोलना चाहिए था कि हाँ, आप इस पे और अच्छी कार्रवाई कीजिए। यही आरोप लगाने हैं सर। एक और छोटा सा रिएक्शन पे जा रहा हूं। यही आरोप तो लगा रहे हैं वो आपके ऊपर कि जब चुनाव आते हैं तब आप फिर हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं इस मुद्दे पर, और फिर चुनावी माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा तो मानना स्पष्ट है कि हिंदुस्तान और भारत देश में रहने वाला प्रत्येक आदमी हिंदू है। मेरी मान्यता में हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं वो उस नाते हिंदू होते हैं।
तो हम किसी से भेदभाव करते नहीं। ठीक है। और धर्म की जहां तक बात है तो हाँ। परम पवित्र सनातन धर्म है, जिसको ये धार्मिक एंगल देने की बात करते हैं, तो हम तो हिंदुस्तानी हैं, उस नाते हम हिंदू हैं और हमें गर्व है हिंदू होने पर, और हम बोलेंगे गर्व से हिंदू हैं। ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, अब अगर फिर कागज मांगे जाएंगे, इंक्वायरी की जाएगी और चिन्हित किया जाएगा, तो फिर कोई विरोध तो नहीं होगा विपक्ष की तरफ से? क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की रिएक्शन हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि साहब ये देखिए भेदभाव कर रहे हैं, या हम अपने कागज क्यों दिखाएं, हम जानकारी अपनी क्यों दें, तमाम सारी चीजें भी फिर शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब कभी भी किसी सामान्य आदमी को जो छत्तीसगढ़ का वासी है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको नाजायज ढंग से परेशान किया जाएगा सिर्फ इसलिए को किसी जाति धर्म से आता है। जैसे अभी आपने बलौदा बाजार में देखा कि सतनामी समाज पर अत्याचार किए गए, आपने कवर्धा में देखा साहू समाज पर अत्याचार हुए, बस्तर में आदिवासियों का फर्जी इनकाउंटर हुआ 3-3 4-4 ये जो स्थिति है, इसमें हमारा विरोध करना तो लाजमी है। दूसरी बात देखिए, यहाँ भाजपा के विद्वान प्रवक्ता इस बात पर नहीं बोले कि केंद्र की सरकार क्या कर रही थी। दूसरी बात, 2024 में सर्वाधिक बांग्लादेश से शरणार्थी आ रहे हैं और इनकी सरकार चुप है। वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और इंदिरा गांधी के समय में एक बांग्लादेश का निर्माण हो गया। आज कांग्रेस ही नहीं, हर विपक्ष का दल कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोका जाए। एक पिस्सू जैसा देश हिंदुस्तान के सामने और 56 इंची का तथाकथित सीने का दावा करने वाला मणिपुर पर बांग्लादेश पे बोलने को तैयार नहीं है। और ये जो छद्म राजनीति करते हैं हिंदूवाद की, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में मंदिर का ताला खुलने से लेके कभी कांग्रेस ने कोई व्यवधान नहीं डाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही प्रोपेगेंडा है। इनको रोजगार, शिक्षा, महंगाई पे बात नहीं करनी है। ठीक है। हिंदू मुसलमान में किसी तरह नफरत की राजनीति करनी है। की ओर फाइनल रिएक्शन ले लेता हूं मैं आप। ठीक है देवेंद्र पंडित जी, फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से। अब ठीक है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है सर, ने बलात्कार किया, ठीक है, गैंग रेप किया गर्भवती महिला का, उसको गुजरात सरकार षड्यंत्र करके छुड़वाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं, समय कम है मेरे पास। पांडे जी से एक फाइनल रिएक्शन ले लेता हूं मैं। ठीक है, सीमा की सुरक्षा तो केंद्र के हवाले, ये बात बार बार उठा रहे हैं आपके विरोधी दल। पांडे जी बोलिए पर संक्षेप में। देखिए, सीमा की सुरक्षा हमारे फौज के वीर जवान अपनी पूर्णता से कर रहे हैं, और बांग्लादेश के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी थी जो उतरी थी। इनकी आदरणीय सांसद प्रियंका गांधी जी, अरे पार्टी की जरूरत नहीं है, सरकार ने क्या किया आपके ये बताइए। पार्टी से कुछ नहीं होता साहब, आपकी पार्टी टीवी पर आके बयान भी नहीं बन सकती है। सरकार है आपके पास, आपने क्या कदम उठाए बताना होगा आपको। रोहिंग्या घुसे तो आपकी सरकार क्या कर रही थी। चलिए, समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आखिर में मैं आप दोनों से या फिर अपने इस चर्चा के आखिर में यही कहूंगा कि अगर आरोप पहले लग रहे थे तो आज बीजेपी सत्ता में कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और साथ देने की बात कर रही है तो उसको साथ भी देना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।